जय हिंद दोस्तों। जो लोग घनघोर तैयारी में लगे हुए हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दरोगा का एग्ज़ाम जो प्री है वो कभी भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को अपनी तैयारी पहले से ही पूरी करके रखनी होगी। और इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए एक सफलता नाम का कोर्स प्रारंभ करने वाला हूं और एक कोर्स आपको लगभग सफलता दिलाने का काम करेगा। यहाँ जो पढ़ाने का तरीका होगा बहुत ही यूनिक होगा। ये जो वीडियो है मेरा लगभग एक हफ्ते बाद आ रहा है। उसका कारण है, एक हफ्ते बाद वीडियो आने का एक कारण है कि 2-3 दिन पहले मैं क्या कर रहा था, इसका वीडियो में जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था या फिर जो स्क्रीन वगैरह का जो प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने सब कुछ एकदम ऑफिशियली कर लिया है। ठीक है, फिर आप अपना रिव्यू देना, हम भी देखेंगे कैसे है। एक तो ये हो गया। दूसरा रीज़न आप देखिए, उसी तुरंत ही दरोगा का वैकेंसी आ गया 1799। तो अब दरोगा का वैकेंसी आ गया तो मैं सीधे अपने कोर्स लॉन्च करने पे नहीं बैठा हूँ। ठीक है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे माध्यम से आपको सफलता मिल जाए। ये अब सीधे कोर्स लॉन्च नहीं करना था, तो हर चीज़ के लिए समय चाहिए होता है। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट है कि अगर कोई मुझे पेड़ काटने का बोले, मैं तो तुरंत कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने के बजाय पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार दूंगा। तो अब मैंने अपनी कुल्हाड़ी को धार दे ली है। आप देखना, मैं अकेले, मेरे पास कोई ज़्यादा संसाधन नहीं है, मैं जॉब भी करना है, सब कुछ करना है। मैं अकेले केवल 2 चीज़ें आपको नहीं कराऊंगा, एक करंट अफेयर्स नहीं कराऊंगा, दूसरा बिहार जीके नहीं कराऊंगा। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट मैं करा दूंगा और इतने करा दूंगा कि आप करंट अफेयर्स और बिहार जीके छोड़ भी देना, तब भी आपकी सफलता तक आप पहुँच जाएंगे। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, और यदि आपने प्रीलिम्स में मुझसे कर लिया तो आपको मेंस में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग संविधान के लगभग अनुच्छेद कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे थे, अब मौलिक अधिकार आने वाले हैं। लेकिन मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ और एस्पायरेंट रहा हूँ कई सालों से, और कई एग्जाम में फेल भी हुआ, पास भी हुआ वो। ठीक है, लेकिन आज तक मैंने अपने 10 सालों के अनुभव में ये देखा है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। संविधान पढ़ाते समय मैंने वो चीज़ें आपको क्लियर की जहाँ थोड़े लड़के डाउट में जाते हैं। मौलिक अधिकार सभी लोग शुरुआत से पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं मौलिक अधिकार तो लास्ट में कंप्लीट करूँगा। उससे पहले मैं नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट किए हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व यदि आप मेरा पहला वीडियो देखना तो एक बेसिक ही वीडियो बनाया, अब उसका एडवांस पार्ट मैं बाद में लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं संविधान का एक ऐसा टॉपिक कवर कराना चाहता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, मैंने क्या बोला है कि यदि आप मुझसे पढ़ेंगे तो सफलता, आप लगभग सफल मानिए अपने आप को। ठीक है, सफल कैसे मानिएगा? सफल तो दूसरों से पढ़ने वाले भी पढ़ तो वो लोग भी रहे। पढ़ने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। हमें विधायिका पढ़नी है, फिर न्यायपालिका पढ़नी है, फिर मौलिक अधिकार पे आना है। लेकिन मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने से पहले मैंने लैंडमार्क जजमेंट आपको पढ़ा दी है, उससे आपको एक समझ, आपके दिमाग खुल जाता है। ठीक है, तो ये पूछिए कि ये चीज़ें सदा से ही ऐसी हैं कि पहले विधायिका पढ़ना है फिर मौलिक अधिकार? नहीं भाई, ये सदा से ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ऐसी चीज़ें पता कब हो जाती हैं? जब हम 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप देखना, सभी स्टूडेंट्स को किताब का फर्स्ट पेज तो बहुत अच्छे से आता है, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स का क्या मनोबल थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज से अब गए लास्ट पेज तक जाते जाते, मतलब अब किताब है मान लो 400 पेज की, 400 पेज की किताब है, अब लास्ट पेज तक जाते जाते उनका तो हालत ख़राब हो गया। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, हमें पता है हमें कौन टॉपिक कब पढ़ाना है, कब आपको क्लियर कराना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। आप बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, और ये जो नोट्स हैं ये आप अपने हाथ से लिखने का कोशिश करना। ठीक है, हालांकि मैं बाद में इन सब का PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। कैसे कैसे अनुच्छेद याद करना है वो अभी आप समझ जाएंगे। अब जैसे मान लो अनुच्छेद 79 है। यह जो अनुच्छेद 79 है, यह क्या है? यह फाउंडेशन है, अर्थात नींव है विधायिका की। आप कहोगे विधायिका, संसद को संघीय विधायिका बोलते हैं, जबकि हमारे राज्यों में जो होता है वो विधानमंडल होता है और विधान परिषद वो भी विधायिका है। विधायिका का मतलब होता है जहाँ विधान बनता है। ठीक है,
तो विधायिका के से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो विधायिका से संबंधित अनुच्छेद, विधायिका, ये देखिए अनुच्छेद आपके 79 टू कितना रहेगा 122, ये विधायिका से संबंधित अनुच्छेद होंगे 79 से 122। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद 79 कैसे याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 79 को कैसे याद नहीं रखना है, अनुच्छेद 79 को आपको याद रखना है, उसको रटना है, क्योंकि विधायिका का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो 79 है। हालांकि मैं हर अनुच्छेद का एक इंडिविजुअली ट्रिक दूंगा, समझ रहा है, इंडिविजुअली समझिए आप। अनुच्छेद याद करने का जैसे एक तरीका होता है, जैसे हमने उसका नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद याद कराया है, तो उसमें एक स्टोरी की तरह आपको बताया है, जबकि आज मैं विधायिका का जो अनुच्छेद कराऊंगा वो मैं स्टोरी की तरह नहीं बताऊंगा, वो मैं हर अनुच्छेद की एक शब्दों से, जो 79 है, ऐसे शब्दों से शब्द निकालूंगा और उस शब्द से अनुच्छेद आपको याद करूंगा, अर्थात हर अनुच्छेद आपको इंडिविजुअली याद होगा। जैसे मुझे SDG गोल्स का भी उदाहरण दिया था जब पिछला वीडियो बनाया था, कि मुझे सब इंडिविजुअली याद हैं। कोई भी SDG गोल बोलिए, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, मुझे किसी कहानी को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसे समझिए। अब हम लोग अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 79 को कैसे याद रखें। 79 समझिए संसद की नींव है, तो आप ये समझिए संसद का जन्म सन 79 में हुआ। संसद का जन्म कब हुआ? सन 79 में हुआ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सन 79। ठीक है, संसद का जन्म कब हुआ? सन 79 में हुआ। इस तरीके से याद रखें। ठीक है, एक। अब आते हैं अनुच्छेद 80 पे। अनुच्छेद 80 को याद कैसे रखेंगे? राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना 80 से क्या, 80 और 80 में सब चीज़ फिक्स होती है ना, 80 और 80 में। ठीक है, तो 80 में जो देखिए AR है और AS है, इससे क्या है, ये राज्यसभा है। तो राज्यसभा की संरचना कहाँ होगी? अनुच्छेद 80 में। 1 मिनट। तो ये हो गया 80। ऐसे ही 81 है। तो 81 को कैसे याद रखेंगे? 81 को कैसे बोलेंगे? 81 बोलेंगे ना हम इसे, 81 को 81 बोलेंगे। कहाँ 81 को हम कैसे बोलेंगे? 81 को हम एवरीवन लिख सकते हैं ना, एवरीवन। इसे हम लिखेंगे एवरीवन। 81 को हम लिख सकते हैं एवरीवन। ठीक है, एवरीवन लिख सकते हैं ना। तो लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोगों की सभा। लोग मतलब एवरीवन। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अब अनुच्छेद 82 में आते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ संविधान में क्या प्रावधान था कि हर बार जनगणना होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पुनर्समायोजन होगा। किसका पुनर्समायोजन होगा? जो हमारी लोकसभा की या संसद की या विधायिकाओं की जो सीटें हैं, उनको हम परिसीमन आयोग के माध्यम से क्या करते, पुनर्समायोजन करते थे, मतलब सीटों में फेरबदल करते थे। आजकल आप देख रहे होंगे कि दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं कि 1971 की जनगणना से जो हम लोगों के पास 2026 तक थी, कि यही चलने दीजिए, इसमें मतलब कोई फेरबदल नहीं कीजिए। उसका कारण है कि जहाँ जिस राज्य की पॉपुलेशन बढ़ेगी उस राज्य को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। तो दक्षिण भारत के लोगों का कहना है कि भाई उत्तर भारत की राज्यों की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसका मतलब हमने तो अच्छा काम किया, जनसंख्या कम की है, संसाधनों पर दबाव हम लोगों ने कम किया, लेकिन आप लाभ उन्हें दे रहे हैं जो खराब काम किए हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा ली है। ठीक है, तो ये पुनर्समायोजन किससे होता था? 82 से। अब इसे याद कैसे रखेंगे? 82 को आप ऐसे सिंपल याद रखिए, ये 82 है, इसे आप री2 याद रखिए। री2 का मतलब री एडजस्टमेंट। जहाँ री एडजस्टमेंट की बात किस में हो रही है? 82 में। ऐसे आप 1-2 बार पढ़ना है बस, फिर इंडिविजुअली आपको याद हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं। इसका एक बार रिवीजन। संसद का जन्म कब हुआ? सन 79 में। ठीक है, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा से रस्सी, RS, तो अनुच्छेद 80। ठीक, 80 रस्सी। और 81 मतलब एवरीवन। एवरीवन कौन? लोकसभा, लोगों की सभा, लोकसभा की संरचना। ठीक है, 82 से समझिए अब री2 मतलब री एडजस्टमेंट, जनसंख्या का और सीटों का री एडजस्टमेंट की बात है 82 में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब आते हैं 83 में, संसद के सदनों की अवधि। ये कैसे, आपको पता है हमारी संसद का जो लोकसभा है इसका सदन कितना होता है, इसकी अवधि कितने, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है ना। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अब इसमें 83 से आप 5 जनरेट कीजिए, ये 83 है ना, इससे 5 निकालिए। कैसे निकालेंगे 83 से 5, बताता हूँ। 83 से 5 निकालने के लिए एक काम करिए, 8 - 3, 5 आ जाएगा ना। तो कितना संसद का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। हालांकि 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष कर दिया था, फिर हमने उसे सुधार के 44वें संशोधन 1978 में फिर से 5 वर्ष किया है, ठीक है। तो आज हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना है, मोदी जी कितने कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं एक बार में, 5 बार। 2014 में बने, फिर 2019, फिर 2019 में चुनाव हुआ, फिर 2024 में। अच्छा ये बताइए अभी जो लोकसभा चल रही है कौन से नंबर की लोकसभा है, विकल्प दे रहा हूँ, 17, 18, 19, 20। कमेंट में आंसर जरूर करें, ठीक है। इससे हम आपको बता दें कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब अनुच्छेद 84 पे हम लोग आते हैं, इसे कैसे याद रखें अनुच्छेद 84 को। अनुच्छेद 84 में बात क्या कहा गया, पहले पढ़िए। संसद के सदस्यता के लिए योग्यता की बात की गई है अनुच्छेद 84 में, ठीक है। तो अब योग्यता को कैसे निकालेंगे, 84 से हमें ऐसा कोई शब्द निकालना है जिससे योग्यता वाली बात आ जाए। तो सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना, 4, 84 में 4 दिखाई दे रहा है ना, आपने अपने आप कभी गांव देहात में जाना, मम्मी या चाचा लोग से पूछना कि 4 किताबें पढ़ के मैं योग्य हो गया। कहते नहीं है 4 किताबें नहीं, क्या नहीं पढ़ ली, आप योग्य हो गए। तो 4 किताबें पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, योग्यता, ठीक है, योग्यता। तो योग्यता की बात 84 में की गई, संसद के सदस्यता के लिए योग्यता की बात 84 में, ध्यान रखना। अब 85 है, 85 में बात क्या कर रहा है, 85 में बात कर रहा है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात। तो सत्र को बुलाएंगे, फिर सत्र का अवसान कर देंगे, विघटन कर देंगे। देखो हर चीज़ का अलग है। अभी मैं आपको काफ़ी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अभी मेरा उद्देश्य आपको अनुच्छेद याद कराना है, ये बात ध्यान रखना। जब आप डिटेल पढ़ेंगे तब हम यही ट्रिक दोहरा के आपको मेमोराइज कराएंगे। आज की डेट में आप मुझे एक मंच पे खड़ा कर दीजिएगा, मैं खड़े होके बिना मेहनत किए आपको 300 के आसपास अनुच्छेद बता दूंगा, ठीक है। और जब आपको पढ़ा के ख़त्म करूंगा तो मैं लगता है 450 में से 440 अनुच्छेद आपको बता दूंगा। 10-5 तो खैर भूल जाते हैं। तो आप सोचिए, जब मैं 300 बता देता हूँ, आप थोड़ा कम बता देना, आप 250 बता देना है। दरोगा के लिए तो इतना सफिशियंट है भाई। जब मैं दरोगा बना था तो मुझे लगभग अनुच्छेद वही इतने 200-250 अनुच्छेद याद होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे, ठीक। तो अब आते हैं अनुच्छेद 85 पे। 85 इसमें कैसे संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करेंगे। अब इससे हम कैसे 85 से हम क्या जनरेट करेंगे, देखो आपको अनुच्छेद याद करने की आज तरीका भी पता चल जाए। 5 है, 5 से याद रखिए पंच। गांव की पंचायत कभी सुना है, या फिर पंच परमेश्वर करके कहानियाँ कभी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो पंच क्या करते हैं, कहते नहीं गांव में आज पंचायत लगी है, तो पंचायत को क्या बोले, गांव का सत्र अब चालू हो गया, पंचायत चालू हो गई, फिर पंचायत खत्म हो गई, आज की पंचायत खत्म हुई, फिर पंचायत का विघटन होता है बाद में कि ठीक है फाइनल पंच परमेश्वर ने ये फाइनल डिसीजन सुनाया है। तो पंच से पंचायत, जो गांव वाली पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव में जो पंच बैठते थे, हर जाति बिरादरी के लोग बैठ जाते, वो वाली पंच। उससे याद रखना सत्र, सत्रावसान और विघटन, बिल्कुल वैसे ही पंचायत सी इसमें लगती है। हर साल में संसद के सत्र बुलाए जाते हैं 3 बार, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, इस प्रकार, ठीक है। अनुच्छेद 85 हो गया, पंच की बात की गई। अब आते हैं अनुच्छेद 86 में। अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। अच्छा, राष्ट्रपति जो हमारे सदन जो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे सदन हैं, सदन को राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबोधित करते हैं और उन्हें संदेश भेजते हैं। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों भेजता है ऐसा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा राज्य का प्रमुख है, हमारे राज्य का प्रमुख है। आप कहिए राज्य का प्रमुख बिहार का प्रमुख है कि एमपी का प्रमुख है, नहीं भाई। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 में, जब मौलिक अधिकार पढ़ोगे वहाँ आप राज्य पढ़ना है। तो राज्य, यहाँ हम ऐसे नहीं कहते हैं कि भारत देश का प्रमुख है, हम राज्य ही बोलते हैं, स्टेट ही बोलते हैं, ठीक है, आप समझिए। तो राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति
संसद का अंग भी है जो 79 अनुच्छेद 79 है, जो संसद का फाउंडेशन अनुच्छेद है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। आप कहोगे राष्ट्रपति संसद का पार्ट है। हाँ, राष्ट्रपति संसद का अंग है और इस संविधान में लिखा हुआ है, कोई परंपरा नहीं है, ये संविधान में खुद लिखा है। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई विधेयक होता है, आप देखना, पहले लोकसभा से पारित होगा या राज्यसभा से, उसके बाद अगले सदन से पारित हो। मान लो लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हो जाए। जब दोनों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के साइन के लिए जाना ही जाना है ना, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। अब इसमें समझते हैं राष्ट्रपति यहाँ क्या कर रहा है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति क्या कर रहा है? अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति संसद के सदनों को संबोधित कर रहा है और उसे संदेश भेजने का अधिकार है, क्योंकि वो पार्ट है। तो 86 से क्या है? 86 में आप ये 6 देख रहे हैं ना, 6, तो 6 है। 6 से ये बात फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है कि राष्ट्रपति ही करेगा ये बात। राष्ट्रपति का एक पावर है, तो 6 से क्या हो गया? 6 से फिक्स हो गया। ठीक है, 6 फिक्स। क्या फिक्स है? कि राष्ट्रपति संशोधित करेगा। अब 87 में आइए, 87 में भी बात करेगा। 7 आ जाएगा यहां, देखिए 7 से आप रखिए साल का संबोधन। ये राष्ट्रपति का विशेष संबोधन की बात की गई ना। 87 में क्या बात की गई? राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात की गई। तो 87 के 7 से आपको याद रखना है साल का संबोधन। ठीक है, साल का संबोधन की बात की गई है 87 में। तो जब भी न्यू ईयर आती है या फिर कोई नई लोकसभा आती है, तो राष्ट्रपति जो संबोधन करता है ना, पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण करके ऐसे बोलते हैं, तो वही 87 के तहत होती है। जिसे हम लोगों ने यहाँ विशेष संबोधन कहा है, ठीक है, तो ये है, ये विशेष है। अब आते हैं 88 में। भाई सब याद हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, हमें याद है ना, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 88 में क्या करना है भाई? 88 में ऐसा करिए बॉस, इसमें क्या लिखा है पहले ये पढ़िए। सदनों के संबंध में मंत्रियों एवं महान्यायवादियों का, महान्यायवादियों नहीं होता है, ठीक है, ये गलती से लग गया है। अधिकार, सदनों के संबंध में मंत्रियों एवं महान्यायवादी का अधिकार की बात कही, ठीक है। 88 में इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, इसे ऐसे याद रखेंगे, दो ट्रिक हैं इसकी। एक तो 8 है, आप देखो अनुच्छेद 66 हुआ, अनुच्छेद 77 हुआ, अनुच्छेद 88 हुआ, अनुच्छेद 55 हुआ, इन सबको एक अलग ही फ्रेम में याद करना है। जैसे 88 है, इसे देखो 8 से समझो उठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। 8 समझो उठो बैठो, पर वोट नहीं, यही है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या करता है? उठ सकता है, बैठ सकता है आपके संसद। महान्यायवादी, जैसे मैं महान्यायवादी हूँ तो मैं रोज जाकर लोकसभा और राज्यसभा में बैठूंगा जब मन जहाँ होगा, पर मैं बैठ सकता हूँ, उसके सब भाषण सुन सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर उसमें वोट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संसद का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए। ठीक है, उठो बैठो पर वोट नहीं, ये 8 से होगा। 8 2 बार है, एक 8 से उठो, एक 8 से बैठो, एक 8 से उठो, एक 8 से बैठो, पर वोट नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया, उठो बैठो पर वोट नहीं, एक ट्रिक हो गई। दूसरी इसकी ट्रिक देखिए, दूसरी ट्रिक इसका ये देखिए, मंत्रियों महान्यायवादियों की बात कर रहा है, अर्थात 2 लोगों की बात कर रहा है। एक तो मंत्रियों की बात कर रहा है, मंत्री अलग होते हैं, महान्यायवादी अलग होता है, ठीक है। 88 2 लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि 2 अनुच्छेद हैं, 8 उठो बैठो पर वोट नहीं, मंत्रियों और महान्यायवादियों की बात कर रहा है। अब आते हैं हम लोग 89 पे। अनुच्छेद 89 को कैसे याद रखेंगे? राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। देखिए, अभी मैंने क्या 79 से 88 तक आपको जो अनुच्छेद याद कराए थे, वो संसद से संबंधित, अर्थात हमारी केंद्रीय विधायिका से संबंधित मूल अनुच्छेद हैं, सामान्य अनुच्छेद हैं। अब जो हम 89 से जो अनुच्छेद याद कराएंगे, वो अनुच्छेद होंगे यहाँ के अधिकारियों से संबंधित, ठीक है। इसके 2 तरीके से याद कराएंगे, तो कहो तो मैं रिवीजन करा दूं आपका। ठीक, देखो जितना अनुच्छेद याद कराया उसका रिवीजन करा देता हूं आपको, उसके बाद हम संसद के अधिकारियों पे चलेंगे, ठीक है। देखिए 79 क्या है?
संसद का जन्म सन 79 में हुआ था, ठीक है। संसद का फाउंडेशन अर्थात की स्टोन है 79। 80 से रस्सी याद रखिए, रस्सी से राज्यसभा याद रखिए, राज्यसभा की संरचना है। 81 से 81 याद रखिए, 81 से एवरीवन, एवरीवन होते हैं लोकसभा अर्थात लोगों की सभा, लोकसभा की संरचना, ठीक है। 83 से संसद के सदनों की अवधि की बात की गई। 83 में देखिए क्या निकल रहा है, 8 - 3 = 5 वर्ष, तो संसद के सदनों की अवधि की बात की गई, ठीक है। और आजकल आप चाहे सरपंच का चुनाव होगा, जो गांव में मुखिया लोग का चुनाव वो भी 5 साल का होता है, जो विधायक का चुनाव होता है वो भी 5 साल का, सांसद का चुनाव वो भी 5 साल का, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ये कितने साल का होता है? ये 6 साल का होता है, ठीक है, ये 5 का नहीं होता है। वो अगर आपको यही देखना है तो आप मेरा वो 1909, 1979, 1935 के जो अधिनियम पढ़ाए हैं वहाँ जाके देख लेना, ये सब समझाया है, ठीक है। अब 84 की बात करते हैं। 84 में संसद के सदस्य की योग्यता की बात करेंगे। जैसे 4 देखेंगे, आपको 4 किताबें आपके दिमाग में आना चाहिए। 4 किताबें पढ़ने से मैं योग्य हो गया, अब मैं कितना योग्य हुआ, मैं संसदीय का चुनाव लड़ूंगा। पापा जी से कहा, पापा जी मुझे टिकट ला दो जून या जुलाई में, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है, ठीक है, क्योंकि आप योग्य हो गए ना, 4 किताबें आपने पढ़ ली हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये पंच की बात कीजिए। पंचायत लोग क्या होते हैं, पंचायत बुलाई जाती है गांव में, उससे याद रखिए, सत्र, सत्रावसान और विघटन, ठीक है। 85 86 में 6 है तो फिक्स है। क्या फिक्स है? कि राष्ट्रपति के पास पावर है संबोधित करने और संदेश भेजने की। 86 में क्या है? 6 फिक्स, राष्ट्रपति के पास पावर है। विशेष संबोधन, साल का संबोधन, नई साल का संबोधन, 7 से साल का संबोधन, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 में 2 अनुच्छेद हैं, उठो और बैठो, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार, इसलिए 2 लोगों का अधिकार है, इसलिए 2 एक ही 88। 8, ठीक है, मंत्रियों महान्यायवादी, उठो बैठो पर वोट नहीं, उठो बैठो पर वोट नहीं, ठीक है। अब आते हैं 89 में संसद के अधिकारियों की बात करेंगे। तो पहले कौन से अधिकारियों की बात करेंगे, देखिए इसमें क्या मैं याद करा देता हूं आपको, चिंता नहीं कीजिए, आप सारे अनुच्छेद आपको याद होने वाले हैं। जैसे 89 है, संसद के अधिकारियों की बात कर रहा है, मैं 93 तक खोलूँगा, 93 तक खोलने की सोच रहा हूँ, तो कुछ ना, हाँ ठीक है, ये आ गए 4 अनुच्छेद। अब देखो इसमें क्या है, 89 में क्या, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है ना, तो ये अधिकारी हैं। अब इसे कैसे याद रखें, ये 89 को पकड़ें, फिर से 89 को पकड़ लें। जो अनुच्छेद, मेरा क्या काम है, जो अनुच्छेद है मैं उसी अनुच्छेद को पकड़ता हूँ। पहले तो ये पढ़ूंगा कि इसमें दिया क्या है, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब मैं 89 से ये निकालूंगा, ये समझिए। राज्यों की परिषद क्या है, राज्यसभा है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उपसभापति, ठीक है। तो 8, 9 है, 8, 9 से आप याद रखना 2 कुर्सी हैं, एक 8 कुर्सी है, एक 9 कुर्सी है, ठीक है, 8 और 9, तो 2 कुर्सी पे क्या है, 2 लोग हैं, एक 8 पे एक 9 पे। तो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात यहाँ कही गई है, क्योंकि अधिकारियों की शुरुआत हो रही है। अब आते हैं 90। अब 9 से कुर्सी आपको कैसे याद रखना, देखो अभी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, चिंता नहीं कीजिए। अभी आप कहोगे कैसे याद रखेंगे, कुर्सी याद नहीं रखा, अभी याद हो जाएगा। देखिए 92 तक पहुँच सब कुर्सी याद। ये किसमें क्या, 90 में क्या दिया कि उस उपसभापति के पद का अवकाश और त्यागपत्र और उसे पद से हटाया जाना। जो उपसभापति होता है उसका अवकाश कैसे होगा, त्यागपत्र कैसे होगा, पद से कैसे हटाया जाएगा, उपसभापति को कैसे हटाया जाएगा बॉस। 9 क्या था, 9 कुर्सी थी ना, और 0 क्या है, 0 का मतलब वो खाली करो, आप कुर्सी खाली करो। 9 वाली जो कुर्सी पे जो उपसभापति बैठे थे, अब वो खाली करो, खाली कर दी तो अब वो 0 हो गए, समझ गए आप। तो 90 में कुर्सी खाली कर दी, 9 का 0 हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 9 वाली जो बात है कुर्सी की बात हो रही है, कुर्सी पे कौन बैठता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, 90 में। अब आते हैं 91 में। इसमें कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ये समझिए। जैसे उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 71 के माध्यम से वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है, 65, 70, 71। जैसे चुनावी विवाद कभी हुआ तो 70, कुछ ऐसी चीज़ें। और 65 में क्या होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो 65, ठीक है। और संसद कुछ विशेष या संसद या ऐसा कोई प्रावधान बना दे तब, ठीक है। तो अब 91 में आते हैं।
91 में क्या करें, कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष अन्य व्यक्तियों की शक्ति। तो इसमें क्या करना है, इसे याद कैसे रखेंगे, ये बात 91 से कैसे याद रखेंगे, देखो सुनिए। पहले उपसभापति कौन थे, यहाँ 9 थे। कुर्सी नंबर कितनी थी इनकी, कुर्सी नंबर थी 9, देखिए ऊपर 89 में कुर्सी नंबर 9 थी। फिर वही कुर्सी खाली करने की बात की गई 90 में, 9 के बाद 0 हो गए। अब 9 के बाद 1 होना है, अर्थात ये नंबर 1 होना है। और ये नंबर 1 कब होंगे उपसभापति, जब उपसभापति नंबर 1 तब होंगे जब उपराष्ट्रपति कोई राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे या उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे। तो ये जब नंबर 1 हो जाएंगे उपसभापति, तो ये क्या करेंगे, अध्यक्ष, कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तो ये क्या हो गया, नंबर 1 हो गया ना। आप कभी संसद का या लोकसभा का कभी भी वहाँ सदन चल रहा होगा तो वहाँ का देखना, प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहते हैं। आप कभी राहुल गांधी या इनका कभी विवाद सुनना है तो ये अध्यक्ष को संबोधित करते हैं, अरे अध्यक्ष महोदय, ऐसा अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हैं। तो अध्यक्ष के पद पे कौन बैठा है, उस समय उपसभापति बैठा है, क्योंकि सभापति है नहीं। तो सभापति आज नंबर 1 है। जब 9 नंबर की सीट पे बैठा है वो नंबर 1 हो जाए तो वो 91 है, 91, ठीक है। अब 92 को कैसे याद रखेंगे, इसमें अध्यक्ष और उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव की बात की गई। और इसमें कहा गया जब आपको हम पद से हटाने का प्रस्ताव रखेंगे तो आप अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब मान लो अब आप राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हम लोकसभा जो राज्यसभा के उपसभापति या सभापति को ही हटा देंगे, हटाने की सोचेंगे तो उसमें सदन में जैसे प्रस्ताव लाएंगे हटाने का, तो जब वही सीट पे बैठे होंगे तो वो प्रस्ताव लाने ही नहीं देंगे। तो ये तो क्या है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है ये बात, ठीक है। क्योंकि उनका अपना हित है, कोई अपने खिलाफ में कैसे अपना प्रस्ताव लाने देगा। तो जब उनके खिलाफ में प्रस्ताव होगा तो संसद उसे अनुच्छेद 92 से कहेगी क्या, 9 से कहेगा नो टू, अर्थात अभी नहीं। नो टू मतलब अभी नहीं, आप अभी ऐसा नहीं कर सकते, अभी आप अध्यक्षता नहीं करेंगे क्योंकि आप ही खिलाफ है, तो नो टू बोल देंगे। जैसे ही नो टू बोलेंगे, नो टू से समझ लीजिए 9 और 2 92, ठीक है। तो ये हट जाएंगे, इतना हो गया। अब आपको रिवीजन करा देते हैं। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किसमें की गई, 89 में। जब 9 का पद खाली हो गया तो 90, जब 9 वाला आदमी 1 बन गया तो नंबर 1 हो गया तो 91 वो अध्यक्ष हो गया। अब उसको हटाने की बात कहेगी तो उसे बोलेंगे हम नो टू, हट जाओ भाई, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो संसद के अधिकारियों की बात कर रहे हैं ना। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ जो बात, ये जो 89, 90, 91, 92 में जो बात हम लोगों ने की है वो राज्यसभा की बात की है। तो आप कहोगे लोकसभा कहाँ रहेगी, आपको पता होना चाहिए। जो हमारी राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, अर्थात निचला सदन बोलते हैं। तो निचला उच्च सदन है तो पहले अनुच्छेद उच्च सदन का आया। अब निचला सदन की बात हम लोग करेंगे। तो निचला सदन के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें 4 जोड़ देना है, +4 कर दो, इसमें +4 कर दो, इसमें +4 कर दो, वही बात हो जाएगी, ठीक है। +4 कर दो मतलब है 89 में 4 जोड़ो तो क्या होगा, 93 होगा ना। 93 में यही बात कहेगी, पर वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कहेगी। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी कितने में, 93 में, 89 में 4 जोड़ने के बाद। लोकसभा के उपाध्यक्ष की अवकाश, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवकाश त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की बात किस में की गई, 94 में की गई। अब आप कहोगे क्यों भाई, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, मेरी बात गौर से सुन रहा होगा, तो वे बता देगा कि सर यहाँ तो उपसभापति की बात लिखी है, यहाँ सभापति की बात नहीं लिखी, तो वहाँ उपाध्यक्ष की बात होना चाहिए। लोकसभा उपाध्यक्ष के अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की बात होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों घसीट रहे हैं आप, देखिए राज्यसभा का सभापति केवल सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की बात 90 में नहीं की गई है, आप समझिए, वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए वो सभापति तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसका काम है जब राष्ट्रपति को, वो संवैधानिक स्थानापन्न का पद है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो पूरे देश का प्रमुख है वो, ठीक है। तो वो उसकी बात हम यहाँ, उसके लिए अलग से अनुच्छेद हैं, वो हम राष्ट्रपति के साथ में कंपेरिजन चार्ट के साथ वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप समझिए राज्यसभा में जो 90 में बात की वो केवल उपसभापति की बात की गई,
लोकसभा के 94 में जो बात की गई है वो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की बात की गई, ठीक है। अब आते हैं 91 में। 91 में 4 जोड़ो तो क्या 95। यही सेम बात 95 में लिखी है। क्या लिखी है बता देता हूं आपको। अब 91 में बात क्या की थी? 91 में बात हुई थी कि 9 नंबर की सीट पे जो बैठा है उसे नंबर 1 बनाना है, ठीक है। सेम बात वही 95 में कही गई। अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति 91 है, अर्थात 9 बन है तो राज्यसभा की बात है, और 4 जोड़ दिया तो वो लोकसभा की बात हो गया, 95 हो जाएगा, ठीक है। 95 अनुच्छेद। 92 में क्या बात की गई? 92 में इनको हटाने की प्रस्ताव वाली बात की गई कि आप नो टू हम आपसे बोल देंगे। तो 92 में 4 जोड़ दीजिए तो 96 हो जाएगा। तो 96 में क्या हो जाएगा? 96 में अध्यक्ष उपसभापति को पद से हटाने के प्रस्ताव विचाराधीन। 96 में उनका है, लोकसभा से है, ये राज्यसभा का है। आपको समझ में आ गया? लेकिन सबका अलग अलग अनुच्छेद है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने संविधान लिखने में कोई ऐसा नहीं किया, आलसपना नहीं दिया, जैसे कि आप नोट्स बनाने में आलसपना देते हैं, तो वैसा आलसपना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं दिया। उनने सबके लिए अलग अलग अनुच्छेद लिखे। तो 4 अनुच्छेद हो गए राज्यसभा के, 4 हो गए लोकसभा के। 89, 90, 91, 92, फिर 4 जोड़ के आप पहुँच गए हम 96। 92 4 हो गए 96। अब हम आपको ये दिखा देते हैं जो बात हम बोले हैं वो हम गलत तो नहीं बोले हैं कहीं आपसे। ये देखिए 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है यहाँ पे। और वहाँ यही बात किस में की गई थी? वहाँ यही बात 89 में की गई थी। 89 में 8-9 में बात की गई थी, ठीक है। 89 में तो ये सीटों की बात की गई थी 8-9 में, ठीक है। 8-9 की सीट 4 जोड़ो तो लोकसभा की सीट। 94 में इनको 9 का पद 0 करने की बात बोली थी 90 में, तो 4 जोड़ के 94। देखो ये लिखा है पद से हटाया जाना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यालयों का अवकाश त्यागपत्र और पद से हटाया जाना, ठीक है। लेकिन वही बात है, वहाँ केवल उपसभापति की बोली थी, क्योंकि वहाँ का सभापति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति, क्योंकि अभी जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव वगैरह हुआ, जो उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का एक एक अनुच्छेद सोते जगते याद होना चाहिए। क्वेश्चन बिहार दरोगा में उपराष्ट्रपति से आ रहा है मिस्टर, बिहार दरोगा में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है, सोते जगते इसका अनुच्छेद याद कर लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 95। तो वहाँ जो बात की गई थी 91 में की गई थी। 91 में 4 जोड़ा 95। तो जो नंबर 1 की बात की गई, अर्थात जो उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की बात बोली थी, ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। अब आते हैं 96 में। 96 में क्या करना है? अध्यक्ष और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्षता नहीं कर सकते। मतलब नो टू की बात यहाँ की गई। तो ये देखिए 96 में भी 4 जोड़ दीजिए, इनके हटाने के प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये वाला नहीं पे फोकस करिए। नहीं मतलब क्या होता है? नो। और टू मतलब उनसे बोल रहे हैं भाई आप नहीं कर सकते हो, भले ही आप अध्यक्ष जो बुरा माने तो माने, लेकिन अभी आप ही के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है तो आप नहीं कर सकते। तो आप एक बात गौर कीजिए, 89, 90, 91, 92 राज्यसभा, 93, 94, 95, 96 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो हम 97 की बात करें, इसमें क्या यूनिक है? इसमें यूनिक है जैसे ही पद और वेतन की बात आ जाएगी ना, तो फिर भाई ये मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए गजब बात। 97 में क्या कहा गया? 97 में वेतन और भत्ते की बात कर रहा है। जैसे वेतन और भत्ते की बात हुई 97 में, पहले तो ये लोग 4 जोड़ रहे थे, वेतन भत्ते में 4-5 नहीं जोड़ेंगे। दोनों लोग कहेंगे हमें इतना फुर्सत नहीं है कि हम 4 जोड़ दे, फिर हमें आज ही वेतन दे दो। अतः लोकसभा और राज्यसभा दोनों के वेतन की बात की गई इसमें 97 में, ठीक है। वेतन के नाम पे तो आप जान ही रहे हैं, आप वेतन के लिए ही तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो लोकसभा वाले ने कहा 97 4 जोड़ो फिर 101 पे मुझे वेतन मिलता। नहीं भाई, मुझे 97 पे ही वेतन दे दो, ठीक है। तो 92 में 4 जोड़ा तो 96 तक सब बात होगी। वेतन भत्ते में दोनों का अनुच्छेद एक ही है, और संसदीय सचिवालय का भी अनुच्छेद एक ही है दोनों का। संसदीय सचिवालय चाहे वो लोकसभा का हो
और चाहे वो राज्यसभा का हो, संसदीय सचिवालय एक ही होगा। ठीक है, कैसे होगा ये? अब इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद कैसे रखेंगे संसदीय सचिवालय को? संसदीय सचिवालय को याद रखें 9-8। 9-8 से सचिवालय आप निकाल सकते हैं। निकालिए, कैसे निकलेगा 9-8 से सचिवालय? निकलेगा, ये 9 है, 9 से नोट निकल जाएगा, नोट निकल जाएगा। 8 से बुक निकाल लो, नोट बुक। अब सचिवालय में क्या होता है? आपका कोई दोस्त होगा सचिवालय में, ये NOT वाली नोट है, ठीक है, NOT वाली नोट है। आपका कोई दोस्त होगा सचिवालय में, होगा, या फिर आस पड़ोस में कोई मिल जाएगा, तो उससे पूछना कि भैया सचिवालय में काम क्या होता है। सचिवालय में लिखा पढ़ी का काम होता है। जैसे आप नोटबुक पे लिखा पढ़ी करते हैं, वैसे ही सचिवालय में लिखा पढ़ी का काम होता है। तो 9-8 से नोटबुक को आप याद रखिए, आपको 98 नंबर का अनुच्छेद याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो अनुच्छेदों की बात मैं कर रहा हूँ, ये संसद के अधिकारियों की बात कर रहा था अभी तक। 89, 90, 91, 92, फिर 4 जोड़ के 96, 93, 94, 95, 96, 97 वेतन की बात हो गई, तो ये अनुच्छेद एक हो गए, आपस में मिल गए। 98 में सचिवालय की बात की, अर्थात नोटबुक की बात हो गई। अब हम आते हैं 99 में। 99 को कैसे याद रखेंगे? हेलो, हाँ, तो अब ये कैसे याद रखेंगे 99 को? आप ये 99 109 नहीं है, ये 98 के बाद 99 आएगा, आपको पता ही होना चाहिए ये वाला, ये 99। ठीक है, तो ये 99 को कैसे याद रखेंगे? आपने बिहार राज्य सुना होगा, मौर्य, अगर आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, या फिर आपने अशोक का राज चिन्ह देखा होगा ना। तो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक जितने महान हुए ना, उससे पहले अशोक महान से पहले उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। उन्हें चंड अशोक इसलिए कहा जाता था कि उनने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपने राज्य अभिषेक करवाया था। अर्थात 99 भाइयों की हत्या करके उन्होंने शपथ ली थी सम्राट अशोक ने। तो 99 में शपथ का प्रावधान है, और हमारे यहाँ अशोक का राज चिन्ह का बहुत महत्व है। ठीक है, तो 99 का किससे से? अशोक से याद रखिए, अशोक से। अशोक की शपथ जो है 99 में, समझिए, क्योंकि अशोक ने किसकी हत्या की थी? अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। आज भी पटना में एक अगम कुआं है, अगम कुआं शब्द सुनिएगा आप। वो अगम कुआं क्या है? अगम मीन्स दुर्गम होता है ना, अगम कुआं। अशोक ने उसी अगम कुआं में कोई कुआं था, उसमें 99 भाइयों की हत्या करके उन्हें उसी कुएं में डाल दिया था। ऐसी ये किंवदंतियाँ हैं, कोई इसका कोई सर्टिफिकेशन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पर आपको याद रखना है, यहाँ ट्रिक बना रहे हैं। तो अशोक का बहुत महत्व है भारत में, तो अशोक की शपथ से संसद के सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है 99 में। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना, जैसे आर्टिकल 99 आए या शपथ की बात आए, सम्राट अशोक आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम 100 पे। 100 तो समझते हैं, कहते नहीं है 100%। 100% मतलब पूरा होना, 100% मतलब पूरा होना। इससे तो बच्चा भी इसमें से निकाल लेगा। देखो 100 में क्या की गई? सदन में मतदान, सदन में जो मतदान होता है, लोकसभा राज्यसभा में मतदान होता है। कोई गणपूर्ति की बात हो जाए कि कब हमारा सदन कब चालू हो गया, इन सब की बातें। रिक्ति और गणपूर्ति की कमी की स्थिति में सदनों की कार्यवाही की शक्ति जो है ना 100 में है, अर्थात एक कोरम की बात कहते हैं। आपने कोरम शब्द सुना होगा, कोरम। लोकसभा या राज्यसभा का काम तभी चालू होगा जब उसका कोरम पूरा होगा। कोरम पूरा होगा तो ये बात कब कही गई? 100 में। 100 से आप फुलफिल समझिए, जब कोरम फुलफिल हो जाएगा तो कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो आप उसे 100 से याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई 100 से बात हो गई। अब हम जो आते हैं अनुच्छेद 101 से 104 तक, हम सदस्यों की अयोग्यता की बात करेंगे। अभी तक तो हम योग्यता वगैरह बात कर, अब हम बात करेंगे यहाँ से अयोग्यता की बात करेंगे। तो 104 तक लाते हैं स्क्रीन पे। 100 को साथ में रखना, मैं 100 को नहीं हटाऊंगा। 100 को नहीं हटाने का लॉजिक है यहाँ पे, ये 100 से ही पूरी कहानी जनरेट हो गई अयोग्यता की। देखिए जब 100 में कोरम की बात हो रही थी, तो ये जो है 101 में बात हो रही रिक्ति, सीटों की रिक्ति की बात हो रही है, रिक्ति की 101 में। तो 100 वाले, जैसे मान लो किसी दिन अनुच्छेद 100 है, 100 सदस्य आए हैं आपके, तो आपका कोरम पूरा हो गया, ऐसे मान के चलिए। 100 में कोरम था। अब वही 100 वाला भाई चिढ़ाते हुए 101 के पास हुआ, बोला एक भी सदस्य नहीं है, 101,
इससे बोला एक भी सदस्य नहीं है आपके पास, एक भी नहीं, एक भी सीट नहीं भर पाई है, अर्थात इसकी बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती किसकी करते हैं? जो आदमी अयोग्य होता है उसकी बेइज्जती करते हैं। एक भी सीट नहीं भर पाई आपने, ऐसे करके 101 से बोला एक भी सीट नहीं है, 01 हैं आप तो इसकी अयोग्यता की बात है। अयोग्यता क्या है? सीटों की रिक्ति की बात है 101 में। ठीक है, आप समझ गए? क्योंकि 100 में कोरम पूरा होता है। आप भी 100% लाने की सोचता है, सभी सोचता है अरे 100% आपका काम हो जाएगा, तो कोरम 100 पे पूरा हो रहा है। 101 में सीटों की रिक्ति, अब मतलब उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। ठीक है, सीटों की रिक्ति। अब सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात की गई 102 में, अयोग्यता की बात की गई। तो उसने कहा एक भी सीट नहीं भर पाई है, तो उस आदमी ने बोला क्योंकि यहाँ लोग अयोग्य हैं इसलिए सीट नहीं भर पा रही। कारण आप समझिए, आप कोई पेपर देते हैं, जैसे मान लो बिहार दरोगा का ही पेपर दे रहे हैं, तो इसके मेंस में आप देखना हिंदी का पेपर आता है। हिंदी का पेपर में मतलब क्या होता है, नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन वो क्वालिफाइंग नंबर होता है। जब कोई क्वालिफाइंग नंबर भी पूरा नहीं कर पाता है, क्वालिफाइंग नंबर भी जब आप पूरा नहीं कर पाओगे तो आप अयोग्य माने जाओगे और इसी श्रेणी में आ जाओगे, अयोग्यता वाली में। और जो बिहार दरोगा का मेंस का पेपर होता है वो कौन सा? हिंदी का पेपर होता है, दूसरा पेपर। तो दूसरा से 102 याद रखिए, 102 में सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात की गई, जबकि 101 में रिक्ति की बात हो रही है। एक भी सीट नहीं भर पाई, सीट नहीं भर पाई अर्थात सीट रिक्त हैं आपके यहाँ। और यहाँ जो बात हो रही है अयोग्य की बात, डिसक्वालीफाइंग की बात हो रही है, क्योंकि आपने बेसिक क्वालिफाइंग ही नहीं कर पाया हिंदी का पेपर। या यूपीएससी का परीक्षा दीजिए तो सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, 80 नंबर का सीसेट आता है, उसमें 27 नंबर हम लोगों को लाना होता है, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जनरल वालों को 27 लाना पड़ेगा और एसटी वाले को 20 से ही काम हो जाएगा, एससी वाले को 22 से काम हो जाएगा। नहीं भाई, सबको 27 लाना पड़ता है। तो ऐसे आप याद रखिए। तो दूसरे पेपर में क्या होता है, उसे भी सीसेट में यूपीएससी का दूसरा पेपर बोलते हैं। तो दूसरी पेपर में क्या होता है, अयोग्यता की बात चल रही, लेकिन ये उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं, 100 के बाद की गिनती की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 103 पे आते हैं, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। तो जो आदमी यहाँ 100 से आया था, एक आदमी है, मान लो ये आदमी आया, इसका नाम है, ये बहुत चतुर आदमी है, इसका नाम है रामदीन, इसका नाम रामदीन है। रामदीन बहुत चतुर आदमी, इधर से आया है, 100 नंबर से इधर से आया। इससे बोला कि एक भी सीट नहीं भर पाई। इधर तो रामदीन है, ये बेचारे हैं रामू, ये रामू हैं, तो रामू दुखी भैया। रामदीन तो खुशी है, रामू दुखी है। तो रामू ने कहा एक भी सीट नहीं भर पाई। तो रामू ने बताया क्योंकि हमारे यहाँ सदस्य जो हैं वो अयोग्य हैं, इसलिए नहीं भर पाई। तो रामदीन फिर बोला कि इसका निर्णय कौन कर रहा है कि अयोग्य हैं या नहीं है। सदस्यता की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय की बात की गई 103 में। ठीक है, रामदीन बोला रामू से। तो अब क्या हुआ 104 में, इसमें लिखा है आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने से पहले अयोग्य होने पर, आर्टिकल 99 अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 नहीं, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने से पहले अयोग्य होने पर, बैठक में भाग लेने पर और मतदान करने पर जुर्माना की बात की। अब देखो क्या हुआ, रामदीन कहाँ से आ रहा था, 100 नंबर से आ रहा था। 99 अशोक की शपथ की बात की गई ना, संसद के सदस्यों की शपथ की बात हो। 104 में मूल प्रावधान ये है कि जैसे मान लो आप संसद का चुनाव जीत जा रहे हैं, चुनाव जीत लिया, लेकिन अभी तक आपने शपथ नहीं ली है, और शपथ नहीं ली है तो आप सीधे लोकसभा में चले गए और वहाँ पे मतदान करने लगे, लोकसभा में भाग लेने लगे, मतदान करने लगे। अभी शपथ लिया ही नहीं है, क्योंकि आप चुनाव जीत गए तो आप घमंड में फूले हैं कि हम जाएंगे एक। या फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जब अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, संसद सदस्य बनने के अयोग्य घोषित, तब भी आप जाके मतदान करते हैं तो फिर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाए। ये मूल प्रावधान है। लेकिन हम लोगों को कैसे याद रखना है, हम लोगों को ऐसे याद रखना है, जो रामदीन है, जो 101 में रामू को चढ़ा रहा है कि आपके यहाँ एक भी सीट नहीं भरी, 102 में कह रहा है कि आपके यहाँ के सदस्य तो अयोग्य हैं, 103 में पूछ रहा है कि जो अयोग्य हैं तो अयोग्यता का निर्णय कौन ले रहा है। तो उसने कहा चिंता नहीं करिए, मैं आपकी सीट भरा देता हूँ, क्योंकि मैं अनुच्छेद 100 से आया हूँ, 100 में गणपूर्ति की बात कही गई है, अनुच्छेद 100 में कोरम की बात कही गई है। मेरे पास कोरम है, मेरे पास सदस्यों की कोई कमी नहीं, आपको मैं सदस्य दे देता हूँ। तो 104 में वो एक सदस्य को लेके आया, 104 में उसने एक सदस्य को लाया, और शपथ अभी तो उस सदस्य ने अभी तक शपथ ली नहीं है, इस सदस्य को उसने बैठा दिया और शपथ लिया नहीं है। तो 104 में तो जुर्माने का प्रावधान था, फिर इस सदस्य पे क्या हम लोग 104 के तहत उस पर जुर्माना लग जाएगा।
रामदीन होशियार तो बहुत बन रहा था कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अपना बाद में क्या है, उस पर फिर जुर्माना लग जाता है, 104 में जुर्माना लग जाता है। तो यही अयोग्यता की बात खत्म हो गई। 101 में सीटों की रिक्ति की बात थी, 102 में सदस्यों की अयोग्यता, 103 में अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय, 104 में जैसे ही रामदीन ने बिना शपथ लिए ही भाग ले लिया तो उस पर जुर्माना लग गया। ये तो हो गया अयोग्यता की बात। अब 105 में हम जो बात करेंगे विशेष अधिकारों की बात करेंगे और उन्मुक्तियों की बात करेंगे। आप देखना, आपने यदि लोकसभा और राज्यसभा के सदन की कार्रवाई सुनी होगी तो वहाँ के सदस्यों के बारे में सुनना, वो सदस्य किसी को गाली देने लगें, कुछ भी करने लगें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती कोई कार्रवाई? क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? विशेष अधिकार हैं। संसद के सदस्यों का प्रिविलेज प्राप्त है। संसद के सदस्य समितियों की शक्तियाँ हैं। मतलब संसद का सदन लोकसभा, सदस्य मतलब सांसद, राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, सदस्य मतलब सांसद। और समितियाँ, जो समितियाँ गठित की जाती हैं, उनको ये शक्ति है कि वो अपने कोई काम के लिए उत्तरदायी नहीं होती। ये नहीं है वो कि भाई क्या आपने ये बात बोल लिया इसलिए आपको फांसी लगेगी या आप पे कोई ऐसा जुर्माना लग जाए, ये नहीं होता है। कोई मानहानि का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें प्रिविलेज प्राप्त हैं 105 के तहत। ठीक है, जब आपने, यदि मुझसे पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपने 10वीं अनुसूची मुझसे ज़रूर पढ़ी होगी। तो 10वीं अनुसूची में मैंने क्या बताया था आपको? 10वीं अनुसूची मैंने दल बदल की बात आपको बताई थी। राजीव गांधी के समय में दल बदल आया था। तो उसमें क्या था, दल बदल में क्या था, जो संसद क्या मनमानी करते रहते थे, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में। एक सदस्य थे हरियाणा के, कोई सदस्य थे गया राम, और तो 3 दिन में, मतलब 14 दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी उन्हें। 14 दिन में, मतलब एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ था, 15 दिन भी नहीं हुए थे, उससे पहले 3 पार्टियां उनने बदल दी थी। तो गया राम थे। तो ये सांसद लोग क्या थे, आया गया करने लगे थे। इन्हें विशेष अधिकार मिला था अनुच्छेद 105 के तहत। ये है अनुच्छेद 105, इसके तहत विशेष अधिकार मिला। तो आई 10वीं अनुसूची आई, 10वीं, उसने इन पर कंट्रोल किया। इन 10 की जगह उसने इन्हें 5 बना दिया, 10 की जगह इन्हें 5 बना दिया। तो 10 और 5 से 105 अनुच्छेद याद रखिए। 105 में क्या हो गया, सदस्यों की रिक्ति की विशेष अधिकारों की बात की गई 105 में। तो इन पे 105 पे कंट्रोल किसने किया? 10वीं अनुसूची से इन पे कंट्रोल कर दिया। आज 10वीं अनुसूची पे स्थिति ये है इन सांसदों की, भले ही संविधान में 105 का प्रावधान है, लेकिन आज की स्थिति ये है, हाँ बोलने को ये कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही मान लो आज मैं बीजेपी से चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, बाद में मैं, बीजेपी कहती है कि भाई मैं एक मुस्लिम सदस्य हूँ, ठीक है, मेरा नाम है आसिम रहमानी, मैं मुस्लिम सदस्य हूँ और मैं बीजेपी से हूँ। अब क्या है, मैं जाता हूँ वक्फ बोर्ड का, जब वक्फ बिल आया था ना, तो वक्फ बोर्ड पे जो वो होता है, मतदान होता है, उसमें मैं कहता हूँ कि बीजेपी भाई मैं अभी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं जाऊँगा, मैं मतदान नहीं दूंगा। आप कहोगे भाई मतदान दो, बीजेपी वाले कहेंगे मतदान दो, मैं कहूँगा नहीं भाई, मैं ना तो आपके अपोजिट में मतदान दे रहा हूँ, ना मैं उनके अपोजिट में मतदान दे रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के लोग हैं मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। यदि मैं मतदान नहीं देता हूँ तो बीजेपी मेरे ऊपर क्या कर सकती है, मुझे दल बदल के माध्यम से क्या हो जाऊँगा, अयोग्य हो जाऊँगा और मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, यही 10वीं अनुसूची में, मतलब आप लोग समझते होंगे कि सांसद लोगों को कितना विशेष अधिकार मिला है अनुच्छेद 105 के तहत। 10वीं अनुसूची ने उन पर कंट्रोल किया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो 10 का आधा कितना, 10 से कौन बन गया है, ये 10 से हो गए 5, इनका सारा घमंड दूर हो गया। ठीक है, अब 106 में वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं, सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। अब आप कहोगे नहीं सर, वेतन और भत्ते की बात यहाँ नहीं की जाए, वो तो 97 में की गई थी वेतन भत्ते की बात, वो 97 में की गई थी, जब 89 से 92 में 4 जोड़ा था 96 में जब उनका जो रिक्तियाँ हो गया था, उनके आयोग घोषित, तो उसके बाद 97 में तो लोकसभा और राज्यसभा आपस में मिली थी और वेतन भत्ते की बात 97 में कही गई है। तो आप 106 में वेतन भत्ते की बात क्यों कर रहे हैं भाई? वो अधिकारियों के वेतन भत्ते की बात थी, वो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते की बात थी। अनुच्छेद 106 में जो वेतन भत्ते की बात है वो सांसदों के वेतन भत्ते की बात है। ठीक है, सांसदों के वेतन भत्ते की, जैसे पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनके वेतन भत्ते की बात अनुच्छेद 106 में है। ठीक है, और जो उसमें जो बात की गई वो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी वेतन भत्ते की बात 97 में है। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति और उपसभापति बन रहा है, उनके वेतन भत्ते की बात 97 में है।
ठीक है। लेकिन 106 में जो बात है वो संसद सदस्यों की बात है, ठीक है। अब आते हैं 107 में। 107 से 111 तक विधायी प्रक्रिया की बात कही गई है। 105 और 106 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं, यहाँ संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, संसद और उसके सदस्य अर्थात हमारे सांसद हैं, उनकी शक्तियाँ, विशेष अधिकार और उन मुक्तियों की बात कही गई 105 और 106 में, ठीक है। 107 से लेकर 111 तक विधायी प्रक्रिया की बात कही गई है। 112 से लेकर 117 तक वित्तीय मामलों में प्रक्रिया की बात कही गई है और 118 से 122 तक संसद में सामान्य प्रक्रिया की बात कही गई है। आप समझिए, ये है लॉजिक। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अनुच्छेद 107 से 111 तक याद करा देता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद कर देंगे, आगे का पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो हम अनुच्छेद 107 से 111 तक आपको याद करा देते हैं। 107 में क्या कही गई है, देखो ये 107 है, इसमें बात की गई कि विधेयकों को प्रस्तावित करने और पारित करने से संबंधित है। मतलब विधेयक होंगे वो कैसे प्रस्तावित होंगे, कैसे पारित होंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रिया की बात हो गई। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, हमारा काम तो यहाँ अनुच्छेद याद करना है ना, हम अनुच्छेद को याद करना चाहते हैं, एक तरीके से अपने माइंड में लॉक करना चाहते हैं। तो आप समझिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उन्हें साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है, और साथ साथ चलना है कितने, 7 कदम। 100 लोगों को साथ साथ चलना है 7 कदम, तो उससे हो जाएगा 107। अब आप पूछिए ऐसा काहे, ऐसी ट्रिक काहे बनाई है आपने, आप बताइए मुझे। जो विधेयक होते हैं वो संसद में कैसे पारित होते हैं, जब हमारे लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। फिर उस विधेयक पे राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, फिर वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। जैसे आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट सुना होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम सुना होगा, ये क्या है, ये एक्ट बना। ये एक्ट कैसे बना, जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने दोनों ने उस पर सहमति बात, अतः वो लोग साथ साथ थे, एक दूसरे अपोजिट नहीं थे। जब राज्यसभा के लोग साथ नहीं होते हैं तो फिर कैसे होगा काम, तो उसका भी एक प्रावधान है। जब लोग साथ साथ नहीं चलेंगे तो क्या हमारी कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी, नहीं रुक जाएंगी। जब लोग साथ साथ नहीं चलेंगे तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी। जब आप साथ साथ चलने के लिए तैयार नहीं है तो 8 के साथ आओ और एक साथ बैठेंगे, आओ और एक साथ बैठेंगे। इसे कैसे याद रखेंगे, आओ और एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, और जैसे ही एक साथ को जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 से याद रखना। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की गई। अच्छा आप मुझे ये बताइए, संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है अभी तक, आप लोग ऐसे याद रखिए। 108 जो है ना, साथ साथ चल लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था है कि अभी तक 108 की गुंजाइश मात्र 3 बार हुई है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तब से अभी तक 2025 तक, 26 सितंबर 2025 तक मात्र 3 बार लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई हो। संयुक्त बैठक क्यों होती है, जब दोनों में सहमति नहीं होती है। तो आप पहले समझिए, ये कब हुई, पहली बैठक हुई दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में, तो पहली बैठक तब हुई। दूसरी बैठक कब हुई, जब बैंकिंग सेवा आयोग का निरसन हुआ था 1978 में। तो मैं आपको याद बता देता हूँ, पहली तो कब हुई, दहेज पे। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि दहेज ठीक है, पहले तो सती प्रथा को भी ठीक ही मानते थे ना लोग, तो कुछ लोगों का मानना था दहेज ठीक है, इसलिए फिर लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही थी दहेज से संबंधित। दूसरा पैसा, बैंकिंग की बात हो, और बैंकिंग में तो सहमति कहते नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जहाँ रुपया की बात आ गई थी, बैंकिंग की बात हो गई थी, तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बनी, ठीक है। और दहेज भी एक तरीके से रुपया, शादी ब्याह में जो रुपया दिया जाता है उसे तो दहेज बोला जाता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा बैंकिंग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ पोटा पे। जो पोटा होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ये आया था पोटा। पोटा कब आया था, पोटा आया था 2002 में। अब 2002 में पोटा टेररिज्म की बात हो रही, क्यों हो रही भाई पोटा की बात, टेररिज्म? एक बात बताइए मुझे,
86वां संशोधन 2002 को आप याद करिए, वो क्या है, वो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की बात, शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार बनाया था ना 2002 में। अब 2002 में ही पोटा की बात करेंगे तो देखो पोटा का प्रावधान कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 22 में पोटा है। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 उठा लीजिए, अनुच्छेद 22 में पोटा का प्रावधान है, ठीक है, ये 2002 में आया था। अब इसका डेट कैसे याद रखेंगे, पोटा तो 22 में आपको याद रखे, 2002 कैसे याद रखेंगे। 86वां संशोधन 2002 याद है, वो अनुच्छेद 81 के ए में जुड़ा, 21 का ए में जुड़ा था, वो अनुच्छेद 21 के ए में जुड़ा था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया वो अनुच्छेद 21 के ए में है, तो वो भी 2002 में ही मौलिक अधिकार बना था। और ये जो पोटा है ये अनुच्छेद 22 का, ये भी 2002 में आया था। इसके 2 आगे का 2 पीछे का 2 जोड़ के अनुच्छेद 22 बना लीजिए। अब अनुच्छेद 22 क्या है, इसमें उसी में एक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही है। और ये पोटा क्या है, ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करना है जिन लोगों ने अभी तक अपराध नहीं किया है, भविष्य में अपराध कर सकते हैं, मतलब पूर्व अपराध से ही गिरफ्तार कर। मान लो अगर सरकार को पता चल जाए मैं कोई बम विस्फोटक हूँ, ऐसा विस्फोटक बना रहा हूँ जिससे पूरा सिटी की सिटी उड़ा दूंगा, तो सरकार इंतजार करेगी कि मैं सिटी उड़ा दूंगा उसके बाद मुझे गिरफ्तार करेगी, नहीं भाई, पहले ही गिरफ्तार कर लेगी इसी पोटा से। तो इस पर भी सहमति नहीं बनी थी। आप सोचिए अनुच्छेद 21 के तहत हम जहाँ शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की बात कर रहे हैं वहाँ भी हम लोगों पे सहमति की बात नहीं हो रही थी। ये अच्छी बात नहीं है, सहमति बनना चाहिए। तो अभी तक 3 बार सहमति नहीं बनी, पहले दहेज में पैसा, फिर दूसरा बैंकिंग, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बैंकिंग, और तीसरा पोटा। 3 बार ऐसा हुआ कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक हुई है, ठीक है। और 107 की प्रक्रिया क्या है, विधेयकों को प्रस्तावित करने और पारित करने से संबंधित प्रक्रिया, मतलब 100 लोग साथ साथ चलेंगे 7 कदम तो विधेयक हो जाएगा पारित। अब 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, ये देखो ये भी धन की बात कर रहा है, धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया की बात कर रहा है। विशेष प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, इसे याद रखने के लिए समझिए, ये बात हो रही 109 में। तो एक से समझिए 1 भी रुपया बर्बाद नहीं करोगे, मतलब 1 भी रुपया बर्बाद नहीं करोगे, अर्थात जीरो वेस्ट करोगे, जीरो वेस्टेज होना चाहिए। अगर जीरो वेस्टेज नहीं हुआ तो मैं नौटंकी कर दूंगा, और सबसे ज़्यादा नौटंकी धन विधेयक पे ही होती है। हमारी मोदी सरकार ने आधार विधेयक होता है उसे धन विधेयक बना के पारित कर दिया। क्यों पारित कर दिया था, क्योंकि वो धन विधेयक क्या होता है, राज्यसभा में को पाव शक्ति नहीं होती धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक से संबंधित शक्ति किसमें नहीं होती, राज्यसभा में नहीं होती। इसलिए मोदी जी ने दिमाग दौड़ाया और कहा जब राज्यसभा में इससे संबंधित शक्ति तो उन्होंने धन विधेयक से को आधार विधेयक बना दिया। अब आप सोचिए यदि धन विधेयक आधार विधेयक नहीं बनता, यदि आधार विधेयक नहीं बनता तो पता क्या होता, तो फिर 4थी बार संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, ऐसे समझिए। हालांकि ये जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत वो साधारण विधेयकों पे बात होती है, लेकिन धन विधेयक जैसे बड़े बड़े विधेयकों पे ये संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसे अलग से ही पारित होना पड़ता है, ठीक है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा जो धन विधेयक होता है उसमें राज्यसभा का पावर ही नहीं है, तो इसमें कोई धन विधेयक की बात नहीं, ठीक है। जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा आपको गहराई से, जब उस विषय पे बात करूंगा, अभी मेरा टारगेट आपको अनुच्छेद याद कराना है, और उतने बार याद कराना है कि आपको बस 1-2 शब्द आइडिया हो कि हाँ इसमें शपथ की बात की गई, इसमें इस प्रक्रिया की बात की गई, इसमें संयुक्त, बस इतना याद करना है। संयुक्त बैठक क्या है क्या नहीं है वो अभी याद नहीं करना है, वो में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, लेयर टू लेयर होती है। पहले क्या होगा, जब आपका घर बनेगा पहले उसका नींव डलेगा, फिर उस पर दीवार खड़ी होगी। ऐसा तो नहीं करते घर में 10 कमरा है तो पहले एक कमरा पूरा ही बना देंगे। या आपका घर बना होगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक कमरा पूरा बन गया उसमें टाइल्स लग गया, रेंटिंग पेंटिंग हो गई, तब दूसरा कमरा का काम, ऐसा नहीं होता। पहले पूरी फाउंडेशन डाली जाती है। रोड भी बनेगा तो पहले फाउंडेशन डलेगा, कच्ची मिट्टी डलेगी, फिर रोरी डलेगी उसके ऊपर, फिर उस पर रोरी ठोस होगी, तब उसके ऊपर रोड डलेगी। ऐसे होता है ना हर काम, तो हर चीज़ की एक लेयर होती है, ठीक है। अनुच्छेद 110 में आते हैं। 110 को आप ऐसे समझिए धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई 110 में, और एक किसकी बात, धन विधेयक की। जिसके पास 10 नहीं उसके पास बस नहीं। तो ये इसमें राज्यसभा को पावर नहीं देगा, अर्थात राज्यसभा का कोई बस नहीं चलता इसमें। राज्यसभा का कोई 10 नहीं तो बस नहीं, आपने सुना होगा 10 नहीं तो बस नहीं, अर्थात राज्यसभा का कोई बस नहीं चलता धन विधेयक पे। यही परिभाषा इसमें दी गई, यही परिभाषा है कि राज्यसभा का कोई पावर नहीं है इस पर, ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर स्वीकृति की बात की जा रही है। स्वीकृति से आप याद रखिए,
जैसे मुस्लिम में क्या है, शादी वगैरह होती तो कैसे करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, क्या बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं ना, कबूल है कबूल है। ऐसे ही राष्ट्रपति 3 बार बोल देंगे स्वीकृति है स्वीकृति है स्वीकृत है, 3 बार बोल देंगे तो वो हो जाएगा 111, कबूल है कबूल है कबूल है, अर्थात स्वीकृति है स्वीकृति है स्वीकृत है। तो विधेयकों पर स्वीकृति की बात की गई अनुच्छेद 111 में। ठीक है, उम्मीद है आपको इतने अनुच्छेद याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में लाएंगे और मैं अकेले ही आपके जो क्या होगा, जो चुनाव, ये क्या है, चुनाव नहीं हो रहे, आपका पेपर होने वाला है, तब तक मैं करवा दूंगा, क्योंकि चुनाव के आप समझ रहे हैं बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो हम लोगों पे काम का बहुत प्रेशर आ जाता है चुनाव के टाइम पे। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं सब करा दूंगा। ये सब क्या था, मैं सोच रहा था अभी तक इतना डिले क्यों हो गया, तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा एक भी दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। उसका कारण यही था, कुछ तो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, फिर उसे मैंने एडजस्ट किया, साउंड प्रॉब्लम सब चीज़ें दूर करने की कोशिश की है। हर चीज़ एक नंबर की चीज़ मंगाई है, सब कुछ मतलब मैंने 50-60 हज़ार का व्यवस्था खर्च कर दिया है, आप ऐसे समझ लीजिए 60 हज़ार के आसपास खर्च कर दिया है मैंने। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये समझिए, जैसे ही फिर दरोगा का वैकेंसी आ गया 1800, तो मैंने सोचा, अब्राहम लिंकन की बात मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि मैं पेड़ काटने से बदले बेहतर है कि पहले मैं कुल्हाड़ी में धार दूंगा, जब कुल्हाड़ी में धार दूंगा उसके बाद कम मेहनत से ही पेड़ काट दूंगा। आप निश्चित रहिए, आप सफल हो जाएंगे। आप करंट अफेयर्स और बिहार जी की जरूर पढ़ते रहना, उधर अलग से पढ़ते रहना भाई, उसमें मुझे ब्लेम मत करना। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण वगैरह ये सब सब्जेक्ट में पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर्स देखो मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना, मैं बिना करंट अफेयर्स पढ़े बिहार दरोगा बनाऊँ, ये सत्य है, ये सदा सत्य है कि मैं बिना करंट अफेयर्स पढ़े बिहार दरोगा बनाऊँ 2019 बैच में। तो ठीक है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम क्या करते हैं, वीडियो को रोकते हैं।